Hey guys, welcome back to Prep Humanities. Hope you all are doing absolutely fine. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4 का जो लास्ट पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम लास्ट के दो टॉपिक्स जो है एक साथ डिस्कस करेंगे। जो यूनिट 4 का है ये BA 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा मेजर है उसी का 4th यूनिट है। इससे पहले के लेक्चर वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जो अदर 2 मेजर्स है ना उनकी भी प्लेलिस्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल होने जा रहा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड कन्फ्लिक्ट। पहले ये हम कवर करेंगे, इसके बाद हम कवर करेंगे माइग्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड कन्फ्लिक्ट यानी कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और कन्फ्लिक्ट के दरमियान क्या कनेक्शन है ये हम देखेंगे। अगर हम देखें टेक्नोलॉजी को तो टेक्नोलॉजी ने ऑलवेज़ हमेशा जो है इन्फ्लुएंस किया है कन्फ्लिक्ट के नेचर को, चाहे वो एंशियंट टूल्स का हो या मॉडर्न वेपन्स का हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एंशियंट की बात करें, एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, जब पहले पेलियोलिथिक एज था, फिर मेसोलिथिक एज था, फिर आ गया नियोलिथिक एज। वहाँ पर जो है टूल्स का जो है डेवलपमेंट ज़्यादा जो है हमें देखने को मिला। वहाँ पर टूल्स जो यूज़ होते थे, स्टोन टूल्स, उनकी टेक्नोलॉजी भी यूज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर बाद में जब आयरन फाउंड किया गया, आयरन टूल्स बनाए गए और आयरन के फाउंड होने के बाद हमें जो है बहुत सारे हथियार भी देखने को मिले, जिनसे फिर प्रॉपर्टीज़ जो है एनेक्स की गई, जो फॉरेस्ट्स है उनको जो है क्लियर किया गया और एग्रीकल्चरल लैंड वहाँ पर बना दिया गया और बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स भी हमें देखने को मिले। ऐसा ही हमें मॉडर्न एरा के अंदर भी जो है वेपन्स का जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है बहुत ज़्यादा। और फिर हमें देखने को मिलते हैं वॉर्स वहाँ पर भी, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर्स हमें देखने को मिलते हैं, या फिर जो है मिसाइल्स वगैरह फेंकी जाती है एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर। जैसे कि आप इसराइल ईरान वार ही ले लो, या इसराइल पैलेस्तीन वार ले लो, या लेबनान वार ले लो। सो ऐसे ही एंशंट में भी होता आ रहा है और अभी भी हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है वॉर्स को। अब अगर हम देखें 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें तो जो भी डायनामिक्स होते हैं वॉरफेयर के या पीस बिल्डिंग के या कन्फ्लिक्ट के, सो वो सब जो है रीशेप हो रहे हैं। किसकी वजह से? जो भी नई नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हमें देखने को मिलती है ना, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI वगैरह, ड्रोन्स हमें देखने को मिलती है, या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमें जो है नई टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलती है। इससे जो है रीशेप हो रही है डायनामिक्स वॉरफेयर की और पीस बिल्डिंग की। चलिए अब हम देखते हैं डिटेल में कि ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ होती हैं इनका क्या इम्पैक्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। सो सबसे पहले हम देखेंगे जो रीसेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जिसे हम कहते हैं। सो इससे कैसे इम्पैक्ट होता है कोई कॉन्फ्लिक्ट, या इसका क्या इम्पैक्ट रहता है कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। सो सबसे पहले हमें देखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अगर हम बात करें एप्लीकेशंस इन कॉन्फ्लिक्ट, सो AI पावर्ड सिस्टम्स जो होते हैं ना वो यूज़ किए जाते हैं सर्विलेंस के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, और जो भी ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स वगैरह होते हैं ना उनके अंदर भी AI का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, AI को यूज़ किया जाता है प्रेडिक्टिव पुलिसिंग के अंदर और मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है वो भी रैपिडली हो सके। सो इसके क्या रिस्क्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए जो ऑटोनोमस वेपन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि रोबोट किलर्स होते हैं, उनको बनाया जाता है। तो वो जो है कभी कभी जो है वो डिसीजंस खुद ब खुद ले लेंगे ऑटोमेटिकली टू किल द एनिमी विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। सो इससे जो है एथिकल कंसर्न्स जो है बहुत ज़्यादा रेज हो जाते हैं। सो जो AI एल्गोरिदम होता है ना वो भी बायस्ड हो सकता है, जिससे फिर अनजस्ट टारगेटिंग हो सकती है कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर। दूसरी इम्पॉर्टेंट जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो है ड्रोन्स, एरियल व्हीकल्स भी जिन्हें कहा जाता है। सो इससे
क्या इम्पैक्ट हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। जब हम देखते हैं कि इनको इनका एप्लीकेशन क्या होता है वॉरफेयर के अंदर, कैसे इनको यूज़ किया जाता है। ड्रोन्स को यूज़ किया जाता है सर्विलियंस के लिए, टारगेटेड स्ट्राइक्स या टारगेटेड किलिंग्स के लिए, या फिर रिकॉनेसेंस के लिए। रिकॉनेसेंस एक ऐसा एक्ट होता है जो हम कोई भी एक्शन लेने से पहले, अगर जब हम सिचुएशन को जांचते हैं तो उसी को रिकॉनेसेंस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस जो है या बाकी नेशंस जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं ड्रोन्स का, ताकि वो काउंटर टेररिज्म जो है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जो है उनको अंजाम दे। चैलेंजेस या रिस्क्स हमें क्या फेस करनी पड़ती है जब ड्रोन्स हम यूज़ करते हैं वॉरफेयर के अंदर या कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। जो इस ये ड्रोन्स होते हैं ना, ये इजीली एक्सेसिबल होते हैं हर एक नेशन या स्टेट के। इवन जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ना, उन वो भी ड्रोन्स यूज़ करते हैं, जैसे कि इंसर्जेंट्स होते हैं, वो भी ड्रोन्स को यूज़ कर सकते हैं अटैक्स के लिए। सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो है हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ये भी एक चैलेंज है ड्रोन्स का। ड्रोन स्ट्राइक्स के अंदर जो है बहुत सारे कोलेटरल डैमेजेस हमें देखने को मिलते हैं। कभी कोई मासूम भी जो है मारा जा सकता है ड्रोन अटैक्स के अंदर। थर्ड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो हमें देखने को मिलती है वो है बायोटेक्नोलॉजी या बायो वेपन्स जिन्हें हम कह सकते हैं, वो भी यूज़ होते हैं वॉरफेयर के अंदर। पोटेंशियल थ्रेट्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, जिससे हम टारगेटेड बायोलॉजिकल वेपन्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंथेटिक बायोलॉजी जो है उसको यूज़ किया जा सकता है कि वो जो है क्रिएट कर सकता है न्यू पैथोजेंस। इसके कुछ एथिकल कंसर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। जो ये सिंथेटिक बायोलॉजी है या बायो वेपन्स है या बायोटेक्नोलॉजी है, इसको मिसयूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा मेडिकल रिसर्चेस के अंदर फॉर मिलिट्री पर्पसेस। डिफ़िकल्टी हमें देखने को मिलती है कि हम जो है कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जो भी स्प्रेड होती है बायो वेपन्स। फोर्थ इम्पॉर्टेंट जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो है सोशल मीडिया या बिग डेटा जिसे हम कहते हैं। इसका क्या रोल रहता है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं ना, उसमें वो यूज़ किए जाते हैं अपना प्रोपागेंडा जो है उसको फैलाने के लिए या रिक्रूटमेंट्स के लिए, या फिर जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको स्प्रेड करने के लिए सोशल मीडिया का मिस यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स जो है लीड किए जाते हैं, जिनसे जो है इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, किसी भी कंट्री के इलेक्शंस, और जिससे जो है जो कम्युनल टेंशन्स भी है वो भी फ्यूल किए जा सकते हैं। इसके क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जो कंटेंट वगैरह होता है ना सोशल मीडिया के ऊपर, उसे जो है हम रेगुलेट नहीं कर पाते आसानी से। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उसे रेगुलेट करने के लिए, और जो है प्रिवेंशन उस मिस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड होने का या मिसयूज़ होने का, वो जो है हमें बहुत कम देखने को मिलता है, उसमें भी हमें डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। जो एम्प्लीफिकेशन ऑफ हेट है, ये हेट स्पीच है या फेक न्यूज़ है ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट्स, वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है। हेट स्पीचेस दी जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, उनके ऊपर फिर बाद में जो है एक्शंस भी नहीं लिए जाते। ख़ास तौर पर आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब दो कंट्रीज़ के दरमियान सोशल मीडिया के ऊपर जो है प्रोपेगेंडा वगैरह फैलाया जा सकता है, तो उस वक्त कौन जो है एक्शन ले सकता है, क्योंकि साइबर लॉज भी जो है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा वीक हम देखते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी द अदर टॉपिक। जो ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसका जो टाइटल है माइग्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। माइग्रेशन किसे कहते हैं ये हम सबसे पहले देखते हैं। माइग्रेशन एक ऐसी मूवमेंट होती है लोगों की, यानी कि जब कोई लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाए ड्यू टू इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल या इन्वायरमेंटल रीजंस, उसे हम माइग्रेशन कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की अगर बात करें तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहला टाइप जो है इंटरनल माइग्रेशन, यानी कि जब लोग जो है मूव करे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर
प्लेस विद इन अ कंट्री, यानी कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हमें देखने को मिलती है, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर हमें जो है माइग्रेशन देखने को मिल सकती है। सो दूसरा टाइप ऑफ माइग्रेशन है इंटरनेशनल माइग्रेशन। सो इसमें जो है जो लोग होते हैं ना वो इंटरनेशनली माइग्रेट करते हैं। सो मूवमेंट होता है अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। सो ये होता है ड्यू टू द रीजंस ऑफ लेबर माइग्रेशन या रेफ्यूजीज। थर्ड टाइप ऑफ माइग्रेशन इज़ फोर्स्ड माइग्रेशन। सो इस माइग्रेशन का मतलब होता है जब लोगों को जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है ड्यू टू कन्फ्लिक्ट की वजह से, या परसिक्यूशन की वजह से, या डिज़ास्टर्स की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल रेफ्यूजीज़ एक जगह से दूसरी जगह भाग सकते हैं अगर उस इलाके के अंदर जो है कन्फ्लिक्ट हो, या इंटरनली हम जो है डिस्प्लेसड पर्सन्स भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट एग्ज़ाम्पल है हमारे कश्मीर की ही अगर आप ले सकते हो, कि यहाँ पर जो है कश्मीरी पंडित्स को जो है कम्युनल वायलेंस की वजह से जो है दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। सो अनफॉर्चुनेटली, सो फोर्थ टाइप ऑफ जो है माइग्रेशन वो है वॉलंटरी माइग्रेशन। सो इसमें जो है एक इंसान जो है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो है मूवमेंट करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना वो अब्रॉड मूव करते हैं। सो माइग्रेशन तो हमने देख लिया, लेकिन माइग्रेशन से कन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो हम देखते हैं अब। सो हाउ माइग्रेशन कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट। सो सबसे पहला जो हमें रीज़न देखने को मिलता है या वे देखने को मिलता है वो है रिसोर्स कंपटीशन। सो माइग्रेंट्स जब किसी जगह पर आते हैं तो वहाँ पर जो है कंपटीशन शुरू हो जाता है। जो वहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स होते हैं और जो माइग्रेंट्स होते हैं उनके दरमियान जो है compete उनको करना पड़ता है जॉब्स के लिए, हाउसिंग के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए। जिससे फिर बाद में दो जो माइग्रेंट्स होते हैं और जो लोकल्स होते हैं उनके दरमियान हमें जो है रिजेंटमेंट देखने को मिलता है, जो फिर बाद में कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो सकता है। दूसरा रीज़न हमें देखने को मिल सकता है कल्चरल डिफरेंसेस। सो जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि एक जगह के लोगों का अलग कल्चर होगा, अलग लैंग्वेज होगी, अलग रिलीजन होगा, अलग ट्रेडिशंस होंगे। सो जो जहाँ पर वो गए होंगे उनका भी अलग ट्रेडिशन होगा, अलग लैंग्वेज होगी उनकी, अलग रिलीजन होगा उनका भी। सो इससे जो है डिफरेंसेस पैदा हो जाती है, जिससे फिर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है और टेंशन्स भी हमें देखने को मिल सकती है उस इलाके के अंदर। सो तीसरा रीज़न हम ये भी देख सकते हैं कि पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। सो पॉलिटिशियंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं एंटी माइग्रेंट रेथरिक या एंटी माइग्रेंट पॉलिसीज़ या एंटी माइग्रेंट एजेंडा, ताकि वो जो है लोकल्स का सपोर्ट गेन कर सकें। पॉलिटिशियंस की बात की गई है। इससे फिर हमें देखने को मिलता है उस सोसाइटी के अंदर डिविजन्स। सो बाद में फिर वो डिविजन्स जो है कन्फ्लिक्ट के अंदर तब्दील हो जाते हैं उन दो क्लासेस के दरमियान। फोर्थ रीजन्स हाउ माइग्रेशन कैन लीड टू द कन्फ्लिक्ट इज़ प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमें प्रेशर देखने को मिलता है जब बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स जो है किसी एक जो है सोसाइटी के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पर जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देखने को मिलता है पब्लिक सर्विसेज के अंदर, जैसे कि स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट और हॉस्पिटल्स जो है उनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग देखने को मिल सकती है ड्यू टू द पॉपुलेशन डेंसिटी। सो उस होस्ट एरिया के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे फिर ऑटोमेटिकली जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। फिफ्थ रीज़न है सोशल सेग्रीगेशन। सो सोशल सेग्रीगेशन की वजह से भी जो है हमें कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकती है। सो जब माइग्रेशंस जो है वो इंटीग्रेट नहीं होंगे जो भी होस्ट एरियाज़ के जो लोकल पॉपुलेशन है उनके साथ। सो जब लैक ऑफ इंटीग्रेशन हो जाता है तो उससे फिर आइसोलेटेड माइग्रेंट कम्युनिटीज़ जो है वो बन के आ जाती है। सो सिक्स्थ रीज़न इज़ सिक्योरिटाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। सो इससे भी जो है कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जो माइग्रेंट्स हैं उनके और लोकल्स के दरमियान। सो होस्ट नेशन जो है वो कभी कभी जो है माइग्रेंट्स को एज सिक्योरिटी थ्रेट्स भी देख सकते हैं, जिससे फिर उनको लिंक किया जा सकता है क्राइम और टेररिज्म के साथ बहुत ज़्यादा, जिससे फिर बाद में ऑटोमेटिकली जो है कन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। इसी के साथ साथ हमारे तीनों के तीनों जो मेजर है
वो कंप्लीट होते हैं। जो भी मेजर्स जो है ना रिलेटेड है पॉलिटिकल साइंस के, 5th सेमेस्टर का जो है कंप्लीट हो जाता है सिलेबस इसी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।